इस लेक्चर में हम 4 और 6 फीडर पैटर्न्स के कंपैरिजन को कंटिन्यू करेंगे। हम देख चुके हैं कि 4 और 6 फीडर पैटर्न्स के अंदर हमारे पास जो सर्विस एरिया के रिलेशंस हैं या जो करंट के रिलेशंस हैं वो एक दूसरे से किस तरह डिफर करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो भी हमने अभी तक स्टडी की है या जो भी हम रिलेशन डिराइव करते हैं उनको बेसिकली दो लिमिटेशंस के लिए किया जाता है। एक लिमिटेशन को हम कहते हैं थर्मल लिमिटेशन और दूसरी लिमिटेशन होगी परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की या इन अदर वर्ड्स वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि थर्मल लिमिटेशन और वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशन क्या है। बेसिकली जो भी हमने एनालिसिस किया उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि हम एक सबस्टेशन से कितने नंबर ऑफ़ फीडर्स निकल सकते हैं। तो हमने जो फाइनल परसेंटेज ड्रॉप का रिलेशन एक निकाला था tan थीटा के लिहाज से, उसके अंदर n जो था वो नंबर ऑफ़ फीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ़ फीडर्स। इसके अलावा हमने देखा कि फीडर की जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। मतलब जो फीडर की लेंथ है वो भी इस रिलेशन के अंदर एक टर्म थी। तो एल लेंथ क्या थी? लेंथ ऑफ फीडर। और क्योंकि हमने जो लोड था वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग अज्यूम किया था, इसलिए हम जो लेंथ यूज़ करते थे इफ़ेक्टिव इम्पीडेंस की, उसके अंदर हम 2/3 का फैक्टर भी मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि जो लोड सेंटर था वो 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ फीडर पे अकर हो रहा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इसमें जो फीडर का ओवरऑल जो सर्विस एरिया है, यानी जो टोटल एरिया कवर कर रहा है वो भी इस रिलेशन के अंदर आ रहा था। इसके अलावा लोड डेंसिटी की टर्म भी आ रही थी जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया था, और एक टर्म आ रही थी के जो कि कांस्टेंट था, और इसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर केवीए पर माइल। तो ये 3-4 टर्म्स थी जो उस रिलेशन के अंदर आई थी। अब हमने ये समझना है कि यहाँ पे थर्मल लिमिटेशन से क्या मुराद है और वोल्टेज ड्रॉप की लिमिटेशन से क्या मुराद है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सब स्टेशन से हम एक फीडर निकालते हैं और जैसे ही फीडर की हम लेंथ बढ़ा रहे हैं वैसे ही उसके ऊपर लोड ऐड होता जा रहा है। जैसे जैसे फीडर की लेंथ बढ़ती जा रही है, ये सब स्टेशन का ये पॉइंट सब स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीडर है और ये उसके ऊपर लोड हम ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे फीडर की लेंथ बढ़ेगी वैसे ही फीडर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। अब अगर लोड की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी लोड करीब करीब है या फीडर की थोड़ी ही लेंथ पे ज़्यादा लोड अकर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो फीडर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली थर्मली लिमिटेड होगा। थर्मली लिमिटेड का मुराद ये है कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो उस कंडक्टर के अंदर आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं। आई स्क्वायर आर लॉसेज होने की वजह से कंडक्टर अब हीट अप होगा। इसका मतलब ये है कि एक मैक्सिमम लिमिटेशन होगी, मैक्सिमम एक थ्रेशोल्ड होगा जिससे ज़्यादा आप आई स्क्वायर आर लॉस एक कंडक्टर के अंदर नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब ये है कि हर कंडक्टर के ऊपर एक थर्मल लिमिटेशन होगी कि आप इससे ज़्यादा उसके अंदर हीट का लॉस या ड्रॉप नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा लोड होगा या जितना लोड डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि उतना ही फीडर के अंदर से करंट ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये चांसेस मोस्ट प्रोबेबली जो है कि जो थर्मल लिमिट है वो अचीव हो जाए। इसी तरह अगर सपोज करें कि लोड डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जैसे ही फीडर की लेंथ बढ़ाते जाते हैं, तो फीडर की लेंथ बढ़ने का मतलब ये है कि फीडर की जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है
वो उतनी ही ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हम स्मॉल आर यूज़ करते हैं ये हमारे पास क्या आता है, ओम पर यूनिट लेंथ। तो जो टोटल लेंथ होती है, सपोज करें अगर उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाए, तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर इनटू लेंथ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जितनी आप लेंथ ज़्यादा करते जाएंगे उतने ही आपके पास कैपिटल आर का ज़्यादा आता जाएगा। अब ये जो आर है ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप से यहाँ पे ये मुराद है कि अगर आपका रिसीविंग एंड यहाँ पे है और ये आपका सेंडिंग एंड है, तो रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड की वोल्टेज के दरमियान कुछ ना कुछ जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होता है, जो यहाँ पे लाइन के ऊपर ड्रॉप होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी लाइन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा हो सकता है। और रेजिस्टेंस ज़्यादा किस वजह से हो सकती है, अगर आपके पास फीडर की या इस लाइन की ड्रॉप जो लेंथ है वो क्या हो, ज़्यादा हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लोड डेंसिटी ज़्यादा नहीं भी है तो इससे हम ये तो कह सकते हैं कि हो सकता है जो थर्मल लिमिट है वो अचीव ना हो। लेकिन क्योंकि आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप की भी एक लिमिटेशन होगी, यानी आपने एक थ्रेशोल्ड रखा होता है कि रिसीविंग एंड पे इससे कम वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सेंडिंग और रिसीविंग एंड के दरमियान में एक जो ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप का, इसकी भी एक लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वो 5% ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज है, कि आपकी जितनी आप सेंडिंग एंड पे भेज रहे हैं 5% लाइन में अगर ड्रॉप हो जाता है तो उससे ज़्यादा आप मज़ीद फीडर की लेंथ नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होने का चांसेस हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो फीडर होगा उसको हम कहेंगे कि ये वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड है। तो हमने दो लिमिटेशंस देखी हैं, एक है थर्मल लिमिटेशन होती है और एक है वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशन। थर्मल लिमिटेशन से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास लोड डेंसिटी ज़्यादा हो तो फीडर की लेंथ आप ज़्यादा ना भी करो तो फीडर की लेंथ थोड़ी ही लेंथ के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है, जिससे फीडर का जो थर्मल लिमिटेशन है वो वायलेट होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर आपके पास फीडर की लेंथ ज़्यादा आप करते हो और बेशक उसके ऊपर लोड डेंसिटी कम ही है, यानी अब लोड की वजह से जो है लोड की जो थर्मल ड्रॉप है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा था, लोड डेंसिटी के ऊपर। और जो यस और वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ ऑफ फीडर पे। इसका मतलब है अगर आप लोड डेंसिटी को एज अ क्रिटिकल फैक्टर नहीं रखते, यानी लोड डेंसिटी आपकी वायलेशन की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, तो आप फीडर की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप फीडर की लेंथ बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशन जो है वो जो वोल्टेज ड्रॉप के थ्रेशोल्ड है उसको उसकी वायलेशन हो सकती है। सो यहाँ से हमने इसको आपने समझना है कि जो आपका फीडर है इसके ऊपर ये दो लिमिटेशंस अप्लाई होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने किस लिमिटेशन को देखना है या हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सी लिमिटेशन अकर हो रही है। तो इसका एक सादा सी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक सब स्टेशन से आप एक फीडर को आउट करते हो और फॉर एग्जांपल आप लोड पुट करते जाते हो, तो दोनों में से जो भी लिमिटेशन पहले वायलेट हो जाएगी, चाहे थर्मल हो चाहे वोल्टेज ड्रॉप की हो, आपने वहाँ पे फीडर को रोक देना है, यानी ना आप उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोड डाल सकोगे और ना ही फीडर की लेंथ आप क्या कर सकोगे उससे ज़्यादा कर सकोगे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करें आपकी एक सर्टेन डिस्टेंस पे फॉर एग्जांपल अगर थर्मल लिमिटेशन जो है वो उसकी वायलेशन हो गई है, तो अब आप अगर लेंथ ज़्यादा करोगे तो ऑल दो वोल्टेज ड्रॉप की वायलेशन तो नहीं हुई, लेकिन आप जब लोड डालोगे तो उसमें और थर्मल की जो है वायलेशन होने के चांसेस होंगे। सिमिलरली अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक फीडर आप उसकी लेंथ बढ़ा रहे हो और एक सर्टेन इंस्टेंट पे आप देखते हो कि जो वोल्टेज ड्रॉप की मैक्सिमम थ्रेशोल्ड था वो अचीव हो गया है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है कि क्योंकि लेंथ से वोल्टेज ड्रॉप इफेक्ट हो रहा था तो इसलिए ठीक है हम फीडर की लेंथ नहीं बढ़ाते, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि आप लोड और ज़्यादा डालें, क्योंकि अब अगर आप लोड और ज़्यादा डालोगे तो अल्टीमेटली जो दरमियान में ड्रॉप है वो और होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों लिमिटेशंस में से भी कोई भी लिमिट अगर पहले वायलेट कर जाएगी तो वहाँ पे आपकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें थर्मल और वोल्टेज ड्रॉप की जो दोनों लिमिटेशंस हैं इनको कंसिडर करना हमारे लिए
बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जो हम 4 और 6 फीडर्स का हम कंपैरिजन पहले पढ़ रहे थे, हम इसमें अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 4 और 6 फीडर का जो पैटर्न होता है उनको अगर हम थर्मली लिमिटेड करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, और अगर हम उनको वोल्टेज ड्रॉप के लिहाज से लिमिट करें तो हम इन दोनों को एक दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अगर पहले केस के अंदर अगर हमारे पास जो फीडर है वो थर्मली लिमिटेड है, थर्मली लिमिटेड का मतलब ये है कि अब अगर हमारे पास एक हम जो कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं ये किस दो 4 और 6 फीडर सबस्टेशन के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक हमने थर्मली लिमिटेड चेक करना है तो हम अज्यूम करते हैं कि जो 4 फीडर वाला सबस्टेशन है और जो 6 फीडर वाला सबस्टेशन है दोनों के अंदर से सेम करंट आउट हो रहा है, यानी दोनों का जो करंट है वो सेम है। ठीक है, तो अब हम ऑलरेडी जो 4 और 6 फीडर के जो करंट के रिलेशंस हैं हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। इसके अंदर जो 4 फीडर का जो करंट होगा उसमें यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे I4 का मतलब ये है कि टोटल 4 फीडर है तो एक फीडर में से कितना करंट गुजर रहा है। इसी तरह यहाँ पे I6 का क्या मतलब है कि टोटल 6 फीडर है लेकिन एक फीडर में से कितना करंट आउट हो रहा है। तो जो 4 फीडर का करंट है उसका रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने देखा था L4 स्केयर इंटू डी ओवर √3 इंटू वी लाइन। इसी तरह I6 का हमने रिलेशन देखा था L6 स्केयर इंटू डी ओवर 3 इंटू वी लाइन। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर सपोज करें इसमें से हमारे पास डी दोनों में सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी लाइन सेम है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी रिलेशंस में हम देख सकते हैं कि L6 बाई L4 यानी L4 को मैं इस साइड पे लें दोनों का स्केयर, ये हमारे पास 3 इस साइड पे आ जाएगा और 3 ओवर √3 आ जाएगा। और इसको मज़ीद मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस 3 को √3 लिख लूँ और ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो L6 बाई L4 का स्केयर इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब जो हमारे पास टोटल एरिया है, ठीक है, अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास जो दोनों की रेशो आ रही है इसकी फीडर के जो 6 फीडर की लेंथ है और 4 फीडर की लेंथ की जो रेशो आ रही है वो उसका स्केयर हमारे पास क्या आ रहा है √3 की इक्वल आ रहा है। अब जो हमारे पास टोटल एरिया होगा, ठीक है, अब हम देख चुके हैं कि जो 4 फीडर का टोटल एरिया था, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, जो हमारे पास 4 फीडर के लिए टोटल एरिया था वो हम देख चुके हैं कि वो 4L4 का स्केयर के इक्वल आता है। और जो हमारे पास 6 फीडर का टोटल एरिया था वो हमारे पास आता था 6 बाई √3 इंटू L6 स्केयर। तो अब हम अगर इन दोनों को डिवाइड करें यानी हम TA6 बाई TA4 करें और यहाँ पे हमारे पास आ जाए 6 बाई √3 इंटू L6 स्केयर ओवर 4L पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे L6 बाई L4 के ऑलरेडी हम रिलेशन स्केयर का देख चुके हैं कि ये क्या आता है √3। तो ये जो सारी टर्म है इसको मैं √3 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनता है इसमें √3 कैंसिल हो गया, तो ये 3/2 या इन अदर वर्ड्स 1.5 बनता है। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि TA6 इज इक्वल टू 1.5 इंटू TA4। सो ये रिज़ल्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस रिज़ल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम 4 फीडर जो सर्विस सबस्टेशन है और जो 6 फीडर सबस्टेशन है उन दोनों को हम अगर थर्मली लिमिटेड करें, थर्मली लिमिटेड का मतलब ये है
कि दोनों का अगर हम एक एक फीडर कंसिडर करें और उन दोनों में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, सेम करंट पास हो रहा है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास फीडर जो हमारे पास 4 फीडर वाला सब स्टेशन है, वो जितना एरिया कवर करता है, जितना उसका सर्विस एरिया है, उसके 1.5 टाइम्स 6 फीडर वाले जो सब स्टेशन है उसका सर्विस एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दोनों थर्मली लिमिटेड हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये चीज़ शायद आप लोग कंफ्यूज करें कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल हैं, तो आप देखें कि इसके रिलेशन में अगर आप इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो स्टिल ये जो रिलेशन है इसके अंदर I6 जो है ये ज़्यादा करंट कैरी करता है, यानी ये I4 और I6 को इक्वल करने का यहाँ पे ये मतलब है कि दोनों थर्मली लिमिटेड है, यानी दोनों की जो लिमिटेशन हम चेक कर रहे हैं वो थर्मल लिमिटेशन और वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशन को यहाँ पे हम क्या करें, इग्नोर करें। अब अगर हम इस लिहाज से कंपेयर करें तो हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है कि जो हमारे पास 6 फीडर वाला जो सब स्टेशन होगा उसका सर्विस एरिया 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा 4 सब स्टेशन वाले सर्विस एरिया से। अब आप इस रिजल्ट को डिफरेंट फीडर्स के लिए या डिफरेंट जो सब स्टेशन होंगे विद मल्टीपल फीडर्स, नंबर ऑफ फीडर्स, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यही रिजल्ट 6 और 10 फीडर्स के लिए कंपेयर कर सकते हैं। यही रिजल्ट आप यानी दो डिफरेंट जो है फीडर्स आपको दे दिए जाएं कि अगर एक सब स्टेशन में 12 फीडर है और एक सब स्टेशन में 24 फीडर है तो दोनों में कितना कंपैरिजन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने सर्विस एरिया इंक्रीज करना है, यानी आपने एक सब स्टेशन से जितना भी सर्विस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, अगर आपने वो एरिया इन्हांस करना चाहते हैं तो आप ये चेक करेंगे कि आया नंबर ऑफ फीडर्स बढ़ा देने से हमें कोई एडवांटेज हासिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 फीडर एक सर्टेन सर्विस एरिया कवर कर रहे हैं तो जो 6 फीडर्स होंगे वो उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम 4 और 12 को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि अगर तो कोई खातिर खा कोई इजाफा हो रहा है सर्विस एरिया में तो फिर तो हम फीडर नंबर ऑफ फीडर्स जो है वो बढ़ा देंगे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी आपके पास 12 और 4 वाला दोनों रिजल्ट्स तकरीबन एक जितने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ फीडर्स को बढ़ाएंगे नहीं। अब हम दूसरे यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशन हो, तो जब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप की लिमिटेशन होगी तो तब हम यहाँ पे केस 2 हमारे पास होगा वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड, यानी हम अज्यूम करते हैं कि दोनों के जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो सेम है। तो इसका मतलब होगा कि जो परसेंटेज ड्रॉप 4 में हो रहा है और जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे मतलब ये होगा कि अगर टोटल फीडर्स कितने हैं, 4 हैं, उनमें से एक के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है वो बराबर होगा, अगर हमारे पास टोटल फीडर 6 हैं तो एक के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप VD4 और VD6 हैं, अगर हम इन दोनों को इक्वल करें तो हम ऑलरेडी इनका रिलेशन देख चुके हैं कि जो tan थीटा वाला हमने रिलेशन निकाला था उसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें n इज़ इक्वल टू 4 तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनता था उसमें परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप 2/3 इंटू के इंटू डी इंटू L4 स्केयर क्यूब आता है, सॉरी। इसी तरह जो 6 वाला था इसमें हमारे पास 2/3 ओवर √3 के डी L6 का क्यूब आता था। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। इसमें जो हमारे पास के सेम है, डी सेम है, 2 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास फाइनल रिलेशन यहाँ पे बच जाता है वो हमारे पास क्या बनता है, L6 ओवर L4 होल क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि हम 4 इधर लेके तो √3 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम L4 की अगर वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ L6 तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है, यानी L6 क्यूब ओवर √3 इज इक्वल टू L4 क्यूब। और यहाँ पे
हम अगर क्यूब रूट लें, क्यूब रूट लेने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपके पास ये क्यूब दोनों में ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे जो अंडर रूट 3 है इसका क्यूब रूट आएगा। तो जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आता है L4 इज़ इक्वल टू 0.833 इंटू L6। अब हम देखते हैं कि पहले हमने चेक किया था कि अगर हमने थर्मल लिमिटेड किया है फीडर को तो उस वक्त हमारे पास जो टोटल एरिया है वो कितना बनता था। अब हम देखते हैं कि अगर हम वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड करते हैं तो टोटल जो एरिया है उसका आपस में रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारे पास TA6/TA4 है, इसका जो हमारे पास फाइनल रिलेशन आ रहा था वो 6/√3 L6 स्केयर ओवर 4 इंटू L4 स्केयर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास 0.83 आया है इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो 6/√3 डिवाइडेड बाय 4, L6 स्केयर ऐसे ही रहेगा और L4 स्केयर की जगह हम लिख लेते हैं 0.833 स्केयर इंटू L4 स्केयर, सॉरी L6 स्केयर। तो ये L6 स्केयर और L6 स्केयर हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ये चीज़ बन जाएगी 1.24। TA6 ओवर TA4 इज इक्वल टू 1.24। यहाँ से TA6 इज इक्वल टू 1.24 इंटू TA4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट आया है। इस रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल एरिया है, अगर हम 6 फीडर जो सर्विस स्टेशन है, सब स्टेशन है, और जो 4 फीडर सब स्टेशन है, दोनों को थर्मली वोल्टेज ड्रॉप के लिहाज से लिमिट करें। वोल्टेज ड्रॉप के लिहाज से लिमिट करने का मतलब ये है कि दोनों फीडर्स के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप की लिमिटेशन है वो सेम है। यानी अगर आप एक वोल्ट पे कहते हैं कि 5% वोल्टेज ड्रॉप है तो दूसरे पे भी 5% वोल्टेज ड्रॉप ही है। तो उस लिहाज से हम देख सकते हैं कि जो 6 सब स्टेशन वाला होगा, हमारे पास सर्विस एरिया होगा, वो 1.24 टाइम्स ज़्यादा होगा 4 फीडर वाला जो सब स्टेशन है उससे। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है ज़्यादा आप एरिया कवर कर सकते हो। ज़्यादा एरिया कवर करने का मतलब ये है कि आप उसके दौरान जो लोड होगा वो भी ज़्यादा कैरी कर सकोगे। तो यहाँ पे हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले हैं। जो हम 4 और 6 फीडर का कंपैरिजन कर रहे थे उसमें हमने देखा कि अगर हम फीडर नंबर ऑफ फीडर बढ़ाते हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जितने हमारे पास पहले फीडर्स थे और जितने हमने ऐड करके जो बनाए हैं, दोनों के रिजल्ट्स में हमें क्या फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहले सब स्टेशन पे 4 फीडर थे और आप नंबर ऑफ़ फीडर्स आप बढ़ाना चाहते हो, जैसे इस केस में हमने उसको 6 कर दिया है, तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि 6 जो फीडर वाला सर्विस एरिया होगा वो अगर हम थर्मली लिमिटेड करते हैं तब भी जो सर्विस एरिया है वो 4 फीडर वाले से ज़्यादा आएगा सब स्टेशन से। और इसी तरह अगर हम उसको वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड भी करते हैं तो तब भी हमारे पास वो 6 फीडर वाला जो सब स्टेशन होगा उसका सर्विस एरिया 4 फीडर वाले सब स्टेशन से ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ हमें दोनों केसेस में क्या आ रहा है, एडवांटेज मिल रहा है। तो आप एक्सरसाइज के तौर पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और जो फीडर्स हैं, और यही मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है। यानी आप सबसे पहले जो हमें यहाँ पे एवेलुएट करना होगा वो ये होगा कि हमें ये जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की रिलेशन है वो एवेलुएट करना होगा। तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो tan थीटा का हमने रिलेशन एक डिराइव किया था जेनेरिक सा, जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर ऑफ फीडर्स पुट करते हैं तो हमें इस तरह का एक रिलेशन मिल जाता है। तो पहले आपने वो यूज़ करके उसमें नंबर ऑफ फीडर्स की वैल्यू पुट करनी है और आप एक परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे वोल्टेज ड्रॉप की। फिर अगर हमारे पास थर्मली लिमिटेड है तो थर्मली लिमिटेड के केस में हम क्या करेंगे, हम दोनों के अंदर जिन दो सब स्टेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के करंट्स को हम इक्वल करेंगे और हम रिलेशन डिराइव करेंगे कुछ इस तरह का, और इसको वापस हम पुट करेंगे टोटल एरिया वाले रिलेशंस के अंदर। सिमिलरली अगर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेड है तो हम वोल्टेज ड्रॉप्स को कंपेयर करेंगे यानी इक्वल रखेंगे, और इसी तरह दोनों की जो लेंथ का एक रेशो बनेगी उसके रिलेशन डिराइव करेंगे और इसको वापस हम टोटल एरिया वाले जो रिलेशन है उनमें रख के हम इनको इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम
जो कांस्टेंट के है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के लिए परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। हमें जो डाटा गिवन है इसमें हमें एक 3 फेज़ 4.16 kV वाई ग्राउंडेड फीडर मेन गिवन है। यहाँ पे हम डाटा को साथ साथ समझते जाते हैं। 3 फेज़ 4.16 kV वाई ग्राउंडेड फीडर मेन, यहाँ पे इसका ये मतलब है क्योंकि आपको यहाँ 3 फेज़ लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो 4.16 वोल्ट केवी दिया हुआ है ये हमारे पास लाइन वोल्टेज है। ये याद रखना है कि जब भी आपको 3 फेज़ सर्किट का जिक्र आएगा तो आपको जो गिवन वोल्टेज होगी वो क्या होगी, लाइन वोल्टेज होगी। क्योंकि जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो हम पर फेज सिस्टम के लिहाज से कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जो कन्वर्जन्स की थी जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, हमने एट द एंड पर फेज सिस्टम करने के लिए 1/3 से डिवाइड किया था। इसका मतलब पर फेज सिस्टम का जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो हमेशा आप लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए ये जो 4.16 kV है इसको आपने कन्वर्ट करना है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज में यूजिंग रिलेशन। हमने जो रिलेशन पढ़ा है कि वी लाइन इज इक्वल टू √3 वी फेज, तो यहाँ से वी फेज हमारे पास आ जाएगा वी लाइन ओवर √3। इसके बाद हमारे पास जो मेन फीडर है, अब ये भी यहाँ पे एक मैं बात क्लियर करते चलूँ कि जो हमने डायग्राम्स बनाई हैं वो सॉर्ट ऑफ सिंगल लाइन डायग्राम्स थी। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो फीडर होगा वो 3 फेज़ है। इसका मतलब है एक्चुअल में आपके पास अगर एक सब स्टेशन से एक फीडर निकल रहा है तो उस एक फीडर का मतलब है कि आपके पास हर फेज़ के लिए एक वायर निकल रही होगी। और अगर आपके इसी तरह अगर फीडर बढ़ते जाते हैं तो इसी तरह हर फेज़ के लिहाज से नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन फीडर है इसका जो कंडक्टर का डायमीटर है, ये जो कंडक्टर का गेज नंबर है वो क्या है, 4 है। ये अमेरिकन वायर गेज सिस्टम के मुताबिक है। यहाँ पे ये जो हैश है ये नंबर के लिए है, और 4 का मतलब है कि उस जो गेज सिस्टम है या जो टेबल है उसके अंदर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका कोई ना कोई इंच में डायमीटर होगा। तो हम ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं कि जो गेज नंबर जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है वायर उतनी ही थिन है। इसका मतलब अगर आपके पास एक #5 है और एक #4 है तो इसका मतलब है जो 4 वाला कंडक्टर है वो थिक होगा एज कंपेयर टू 5। कॉपर कंडक्टर्स हैं और इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है, इक्विवेलेंट स्पेसिंग है, वो हमारे पास कितनी है, 37 इंच। ये सारा डाटा हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास टेबल्स होते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर्स की कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंसेस की वैल्यू होती हैं पर यूनिट लेंथ के लिहाज से वो गिवन होती हैं। तो ये जो डाटा होता है ये हमें हेल्पफुल होता है अगर हमने उस टेबल के अंदर से वैल्यूज़ को पिक करना है, लेकिन यहाँ पे आपको वो डाटा इस एग्जांपल के अंदर डायरेक्टली दिया गया है। हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो 0.9 है विद लैगिंग। ये याद रखें कि हमेशा पावर फैक्टर के साथ लैगिंग या लीडिंग का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग, इसका मतलब आपका लोड क्या है, इंडक्टिव है। अब जो हमें चीज़ फाइंड करनी है, हमें एक तो कांस्टेंट के फाइंड करना है, दूसरा हमें परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है अगर हमारे पास सेम लोड है यानी लैगिंग पावर फैक्टर के साथ 0.9 और उस लोड की वैल्यू कितनी है, 500 kVA, और जो फीडर की लेंथ है वो कितनी है, 1 माइल है। और ये चीज़ हमने जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है ये हमने 3 टाइप के लोड्स के लिए फाइंड करना है। लंप्ड लोड के लिए भी फाइंड करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए भी फाइंड करना है, और अगर हमारे पास लोड डेंसिटी इंक्रीजिंग है यानी जिस तरह का अभी तक हमने एनालिसिस किया उसमें हम इंक्रीजिंग लोड डेंसिटी एज्यूम करते रहें तो इस तरह के केस के लिए भी हमने परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि के की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। जो हमने रिलेशन पढ़ा है के का उसके अंदर हमने r cos थीटा प्लस x साइन थीटा, यहाँ θ1 का मतलब ये cos थीटा, ये जो पावर फैक्टर आपको गिवन है वो है, ठीक है। 1/3 इंटू 1000 इंटू VR इंटू VB, जो हम डेरिवेशन करते हैं उसमें मैं थीटा इस्तेमाल करता हूँ। ये स्लाइड्स जो आपके साथ शेयर की गई उनमें θ1 है, तो यहाँ पे एक्चुअल में cos θ1 cos थीटा ही है। अब हम देख चुके हैं कि के को फाइंड करने के लिए हमें कंडक्टर की साइजिंग एंड स्पेसिंग चाहिए होता है,
और वो साइज और स्पेसिंग यहाँ पे डायरेक्टली आप देखें नहीं इस्तेमाल हो रहा, बल्कि वो किस मकसद के लिए होगा, वो हमें आर और एक्स फाइंड करने के लिए होगा। तो जो अभी हमें कंडक्टर गिवन है, यानी कंडक्टर हमें कौन सा गिवन है, 4 नंबर कंडक्टर गिवन है और 37 इंच इक्विवेलेंट स्पेसिंग है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग। और इसमें जो और डाटा आपको चाहिए होता है, इसके अलावा आपको टेम्परेचर का भी पता होना चाहिए, ठीक है। यानी जो टेबल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो आपको टेम्परेचर भी गिवन होगा, इसके अलावा वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी कि ये किस फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो ये अभी फ़िलहाल जो हमें डाटा गिवन है उसके मुताबिक हमारा जो आर और एक्स है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे वी आर का मतलब है रिसीविंग एंड वोल्टेज, और वी बेस जो हमने बेस वैल्यू अज्यूम की थी इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम पहले देख चुके हैं कि इस केस के अंदर हमारा वी आर और वी बेस दोनों सेम है, तो इसलिए जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है जो इस केस में हमारे पास 4 जो हमारे पास सिस्टम की वोल्टेज दी हुई है ना 4.16 के, ये हम रिसीविंग एंड वोल्टेज अज्यूम करेंगे। और अगेन ये क्योंकि लाइन वोल्टेज है तो इसका मतलब है जो हमें वोल्टेज यूज़ करनी है वो हमें करनी होगी लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो इस 4.16 को √3 से आप डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 2.4 kV आ जाएगा, 2400 वोल्ट आएगा, जो कि एक्चुअल में क्या होगी, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होगी। इसके अलावा हमें पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.9, और इस रिलेशन में हमें साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे और उसका हम साइन लेके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो के का आंसर आता है वो आता है 0.0001 वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट डिवाइडेड बाय केवीए इनटू माइल। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी हुई, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ परसेंटेज में के इस तरह आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है जिसके अंदर हमने परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, इसमें तीनों तरह के लोड्स के लिए जो हमारे पास कंडीशंस हैं, यानी कंडक्टर भी हम नहीं चेंज कर रहे, बेस वैल्यूज़ भी नहीं चेंज कर रहे, पावर फैक्टर भी नहीं चेंज कर रहे, इसलिए इसका मतलब है कि तीनों केसेस के लिए जो हमारा के है वो क्या रहना है, सेम रहना है। तो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप सिंपल वे में हम कैसे निकालते हैं, एस इंटू स्मॉल एस। यहाँ पे आपने दोनों में फ़र्क देखना है, ये जो एस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवीए, ठीक है। और ये जो स्मॉल एस है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है लोड सेंटर का जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लंप लोड लेते हैं तो इस एल की वैल्यू उतनी होगी जितनी फीडर की लेंथ है। तो इस केस में हमारे पास क्योंकि 1 माइल हमने लेंथ ली है तो पहले केस में एस हमारा कितना हो जाएगा, 1। दूसरा, अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो हम ये जो एस है ये कितना लेंगे, जितना हमारे फीडर की लेंथ है उसका हाफ, तो ln/2 हो जाएगा। और अगर हमारा लोड इंक्रीजिंग है तो फिर इस स्मॉल एस को हम क्या लेंगे, 2/3 ऑफ फीडर लेंथ। अब हम जब ये वैल्यूज पुट करते हैं, और यहाँ पे आपने ये याद रखना है क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, तो के को हमने परसेंट में यूज़ करना है। तो के की जो परसेंटेज में वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, 0.01, ये के है हमारे पास। तो इस वैल्यू को जब हमने इसमें पुट किया तो तीनों केसेस के लिए हमने जो है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। तो ये हमारे पास जो तीनों वैल्यू हैं ये हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप की है। सो अगर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास किसी इंस्टेंट पे भी आप लोड चेंज कर देते हैं, यानी लोड का पावर फैक्टर चेंज कर देते हैं, बेस वैल्यू वोल्टेज की चेंज कर देते हैं, या कंडक्टर्स चेंज करते हैं, कंडक्टर की साइजिंग स्पेसिंग आइदर कोई भी चीज़ आप चेंज कर देते हैं, तो उस केस में आपको के जो होगा वो नया एवेलुएट करना होगा। इस केस में क्योंकि आप तीनों केसेस के लिए सेम कंडीशंस अज्यूम कर रहे हैं, आपने चेंज नहीं की, तो इसलिए हमने इन तीनों के लिए जो के है वो सेम ही अज्यूम किया और के को हमने परसेंटेज की फॉर्म में यूज़ करना है।